हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीशा तोमर। मैंने इस बार की सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में रैंक 94 सिक्योर की है। मैं एक इंजीनियर हूँ, आईटी इंजीनियर, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। मैं 2016 की ग्रेजुएट हूँ और मैंने उसी साल डिसीजन लिया सिविल सर्विसेज में अपीयर करने का। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और सेकंड मेंस है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में दिया था। मेरे प्रीलिम्स में 102 मार्क्स आए थे और उस साल का जनरल कट ऑफ था 105, सो आई कुडंट क्लियर द कट ऑफ। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा 2018 था, जिसमें कि मैंने मेंस लिखा था, जिसमें मेरा मेंस का स्कोर था 768 एंड द कट ऑफ दैट ईयर वाज 774। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें कि मेरी 94 रैंक आई है। तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो हम एक 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ऑप्शनल क्या था। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया। इसके दो रीज़न्स थे। पहला ये था कि आईटी एज एन ऑप्शनल अवेलेबल ही नहीं है सिविल सर्विसेज में, और दूसरा ये कि मैंने 3 डिफरेंट ऑप्शनल्स देखे थे, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। तो मुझे सबसे रेलेवेंट जिस जॉब के लिए मैं जा रही हूँ उसके लिए मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगा, तो मैंने वही चूज़ किया। एंड कुछ टाइम पढ़ने के बाद मुझे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा एंड मैंने ये डिसाइड किया मैं इसे फर्दर और परस्यू करूँगी। तो मैंने इग्नू से मास्टर्स भी कर ली साथ ही साथ, एंड मुझे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ही मैं 3 साल इसे पढ़ भी पाई। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं पहले अपनी गलतियाँ बताना चाहूँगी। वो इसलिए कि मुझे अब ये लगता है कि अगर मुझे ये गलतियाँ पता होती और किसी और ने शायद बताई होती तो क्या पता एक अटेम्प्ट बच गया होता, या क्या पता मार्क्स बेटर आते, या क्या पता एनालिसिस बेटर होता। तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियाँ की। आप कोशिश करें कि वो गलतियाँ ना करें और मुझसे सीख लें, क्योंकि देखिए गलतियाँ आप भी करेंगे और कुछ आपकी भी होंगी। वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर मेरी इन गलतियों से आपका अटेम्प्ट बचता है तो मुझे लगेगा दैट माई जॉब हियर इज़ डन। मैंने जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की तो मैंने बहुत सारा मटेरियल ख़रीद लिया। मैंने विजन की बुकलेट्स ख़रीदी, मैंने वाजीराम से भी बुकलेट्स ख़रीदी, और मैंने इनसाइट्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूज़पेपर तो था ही, तो द हिंदू मैंने पढ़ना शुरू किया एंड मैंने बहुत पढ़ाई की। तो पढ़ा बहुत कुछ, बट रिविज़न बिल्कुल भी नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि पढ़ाई बहुत की बट कंसोलिडेट कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारा प्रीलिम्स होता है हमें उसके लिए सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक इज़ मोर देन इनफ। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री विच इज़ स्पेक्ट्रम, इट इज़ मोर देन इनफ। पीछे का जो लास्ट के जो उसके कुछ पेजेस हैं स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। वो लर्न कीजिए अच्छे से। सेकेंडली, इन्वायरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि IFOS का भी सिलेक्शन इसी एग्ज़ाम से होता है। वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, तो उसके लिए हम शंकर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सिंघानिया रेफ़र की। मैंने आर्य शर्मा भी थोड़ी पढ़ी थी, बट प्रीलिम्स के लिए वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। पॉलिटी के लिए ऑफ कोर्स हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो कि हमें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे में कहूँगी बाइबल है, वो पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ें। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए मैंने दोनों NCERTs रेफ़र की थी, 11th की, 12th की, और वो मोर देन इनफ होता है। तो आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस आता है करंट अफेयर्स, जो कि इन सब में से मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। अब सब कह तो देते हैं कि पढ़ लीजिए, बट क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ लीजिए, क्योंकि होता बहुत सारा है।
तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डिवाइस की, और मुझे स्ट्रैटेजी को डिवाइस करने में 3 साल लग गए। बट मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए, अगर आपके लिए वर्क करी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये करती थी कि मैं अपना सिलेबस हर रोज़ साथ रखती थी, और द हिंदू मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, बिकॉज़ आई रियलाइज्ड कि जो हमें मटेरियल मिल रहा है, स्पेशली विजन का, उसमें से प्रीलिम्स के लिए मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से आता है। तो मैं सिलेबस को लेके बैठती थी और ये देखती थी कि इसमें से क्या रेलेवेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर फिर डिसाइड करती थी कि इसमें से क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। अब जैसे कोई भी आर्टिकल आया, रिसेंटली कल एक आर्टिकल आया था, पाकिस्तान ने अपना मैप चेंज किया है, और उसमें बहुत सारे जगहों के नाम दिए थे, जैसे कि सर क्रीक। तो अगर मैं उसके नोट्स बनाती तो मैं इमीडिएटली सर क्रीक को गूगल करती, उस एरिया का एक छोटा सा रफ मैप बनाती, देखती आगे पीछे क्या है, और फटाफट उसे लिख लेती। उसी सेम आर्टिकल में नेपाल और काला पानी का भी मेंशन था, तो उसी के साथ उसी एरिया को भी एक बार फिर गूगल कर लेती, और महाकाली रिवर का एक छोटा सा मैप बना के लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी और महाकाली का भी एक छोटा सा मैप बना के तभी के तभी उसे रिवाइज कर लेती। इससे क्या होता है कि आप टॉपिक्स को इंटरलिंक भी कर रहे हैं, मैप भी देख रहे हैं, और अपने दिमाग में रिवाइज भी कर रहे हैं। तो ये सब तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सो दिस वाज वेरी बेनिफिशियल इन प्रीलिम्स। तो मैंने कम से कम 2 साल ये किया है मेरे पहले प्रीलिम्स के बाद। तो इसका मुझे बेनिफिट फिर बाकी 2 प्रीलिम्स में हुआ जो मेरे क्लियर हो गए। तो मैं सजेस्ट करूँगी, ये थोड़ा इंटेंस साउंड करता है, आई अग्री, बट मुझे पर्सनली ये बहुत बेनिफिशियल लगा। एंड स्पेशली जिस टाइप के अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि डे बाय डे प्रीलिम्स मुश्किल होता जा रहा है, ये फैक्ट है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर होना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हम कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। अब बात आती है पढ़ने के बाद कि टेस्ट्स का क्या करें। तो मैंने इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी 3 साल। तो जहाँ तक मार्क्स की बात है, तो अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे कभी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए टेस्ट में आज तक। तो मेरे 95 और 105 के बीच में हमेशा मार्क्स आते थे, स्पेशली लास्ट 2 टेस्ट सीरीज़ में। तो पहले टेस्ट सीरीज़ में ये गलती की कि बहुत दुखी हो जाती थी मार्क्स को लेकर कि क्यों नहीं आ रहे। सो मार्क्स से ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था, एनालिसिस कम था। ये बहुत बड़ी गलती थी। पहले टेस्ट सीरीज़ में कुछ एनालाइज नहीं किया कि गलत क्यों हुआ, क्या सोच रही थी क्वेश्चन करते वक्त, फैक्ट बेस्ड गलती थी या एनालिसिस बेस्ड गलती थी, ये चेक नहीं किया। सेकंड टेस्ट सीरीज़ में इस गलती को सुधारा और क्या किया कि मार्क्स तो जो आए वो आए, ठीक है, कम भी आए, बहुत टेस्ट में 70-60 भी आए, बट बॉदर नहीं किया उन मार्क्स का। एंड जो क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली लिया और ये देखने की कोशिश की कि अगर वो गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो जैसे अगर आप एक क्वेश्चन, अगर मैं सजेस्ट करूँ कुछ, तो जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो पहले ये देखें कि वो गलत क्यों हुआ। या तो आपके उसमें फैक्ट में कमी हुई, या तो आपने उसको कुछ एनालाइज गलत किया, या आपने क्वेश्चन ही गलत समझा। अगर आप इस लेवल की एनालिसिस कर पाएँ क्वेश्चन को, तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एंड ये तो आपने देखा ही होगा कि बहुत तरीके की टेक्निक्स होती हैं। हम एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें इंट्यूशन से भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो आई विल से खूब सारे मॉक्स दीजिए, बट मार्क्स के पीछे मत भागिए। आई थिंक वो एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। फोकस एनालिसिस पे कीजिए, मार्क्स खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और एक और बात मैं कहूँगी, जैसे आप एक सवाल करते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। वो जो 4 ऑप्शन हैं वो खुद पोटेंशियल 4 क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो 4 ऑप्शन पहले कभी नहीं देखे तो 5 मिनट लगा के उन 4 ऑप्शंस को फटाफट से गूगल कर लें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि उन 4 ऑप्शंस में से भी कभी कभी सवाल आ सकता है।
तो ये करने की कोशिश करें एंड आई एम श्योर आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो बढ़ता जाएगा एंड जब तक एग्ज़ाम आएगा तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि फिर आप कहीं कहीं से अपना नॉलेज बेस बढ़ा के वो क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि कितने हमें क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे कि हम सेफ जोन में आएँ। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं नेगेटिव्स बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ कर के ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे 90+ तो करने ही पड़ेंगे। तो इस बार का जो प्रीलिम्स है उसमें मैंने 95 क्वेश्चंस मार्क किए हैं, जिसमें से मेरे 64 to 65 सही हैं और बाकी सारे गलत हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेशो आई एम इन द सेफ जोन। सो इन दिस सिनारियो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं और उसमें देखें कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। अगर तो आपकी एक्यूरेसी इज़ ऑन दी हायर साइड तो आप कम करके भी क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मेरे वाले जोन में आते हैं एंड आपको अपने क्वेश्चंस मैक्सिमाइज़ करने पड़ेंगे। बट अगेन आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और ये आप सवाल करके ही देख पाएंगे। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरा एक जर्नी ही है और ये करके ही हो पाएगा। सेकेंडली मैं कहूँगी कि एक और चीज़ इसमें आती है कि इतना सारा मटेरियल है, रिवाइज़ कैसे करें। तो मेरी प्रीलिम्स की रिवीजन की स्ट्रैटेजी में ये नहीं कहूँगी ये होते होते हो गया था एक चीज़, बट अब मुझे लगता है कि काफ़ी सही चीज़ थी जो मैंने बीच में पकड़ ली थी। इनसाइट्स और फोरम पे ना 5-5 सवाल आते हैं हर रोज़ न्यूज़पेपर के। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बट वो बेसिक से सवाल होते हैं, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वो क्यूरेट होके आते हैं एंड दे वेरी गुड टू जस्ट रिवाइज कि दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ा क्या था। तो रात को सोने से पहले मैं अपने फ़ोन पे ही खोल के वो कर लेती थी। उसमें से मेरे कभी कभी बहुत अच्छे आते थे 5 on 5, कभी 1 on 5, 0 on 5 भी आते थे। बट एम ये था कि ये देख लें कि भाई कुछ याद भी है सुबह से या नहीं। तो आई विल सजेस्ट वो कर लें और सोने से पहले आप जो भी करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जाता है, तो आई विल सजेस्ट आप वो करें। एंड एज़ फार एज रिविजन इज़ कंसर्न्ड आई विल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इफ़ देर इज़ वन थिंग दैट यू शुड डू दैट आई डिड वेरी रिलीजियसली, दैट वाज रिविजन। तो मेरे रूम में एक वाइट बोर्ड था जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के बाद लगाया था और सिंपल सी चीज़ थी, एक ब्लैक मार्कर लिया और हर रोज़ सुबह उठ के जो पहला घंटा था दिन का उसमें सुबह उठ के सारी वो चीज़ें लिख डाली जो पिछले दिन पढ़ी थी। कुछ ऑर्डर नहीं था, कुछ उसमें कुछ साइंस नहीं थी, बस उठ के सब लिख डाला जो जैसे जैसे याद आया। अब जैसे पॉलिटी पढ़ी तो सुबह से उठ के पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा तो सारे आर्टिकल्स लिख डाले, जितना टॉपिक्स था, अगर कुछ भी दिमाग में, एंटी डिफेक्शन पढ़ा सब कुछ लिख डाला, गवर्नर रिलेटेड था सब कुछ लिख डाला। बस मेरा वही मेन रिवीजन था एंड देन पूरे दिन जो चलता है। तो मैं कहूँगी प्रीलिम्स के लिए ब्रॉड यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने यही किया एंड आई थिंक 2 on 3 इज़ अ डिसेंट स्कोर फॉर प्रीलिम्स जो मेरा रहा है। सो दैट वुड बी अबाउट प्रीलिम्स। तो नेक्स्ट आते हैं मेंस पे। मैंने टोटल 2 मेंस लिखे हैं, 2018 एंड 2019। तो 2019 में मेरा स्कोर था 768 मेंस में। एंड पहले मैं वही बातें करूँगी मिस्टेक्स जो मैंने मेंस में की, और मैं उन्हें कैटेगराइज करती हूँ एज ब्लंडर्स, क्योंकि ब्लंडर्स इसलिए जिससे कि आपको भी उनकी इंटेंसिटी पता चल जाए और आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। तो 3 चीज़ें मैं कहूँगी कि पहली बात तो मेंस में हमें क्या है, अपने जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। 9 पेपर्स होते हैं तो अब हर कोई हर पेपर में तो अच्छा नहीं हो सकता है, देखिए ये फैक्ट है, ठीक है। हम कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं अच्छे होते। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड थिंग इज़ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, माने कि जिनमें आसानी से नंबर
आसान तो देखिए कुछ नहीं है, मैं अपने वर्ड्स चेंज करती हूँ, मगर जिनमें कम एफर्ट से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। एंड थर्ड इज़ ऑफ कोर्स द हार्ड वर्क। अब दिस एग्ज़ाम इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। सो मेंस में हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है along with smart work. So let's come to first, strengths and weaknesses. So what I figured in my second mains was कि मैंने फर्स्ट में अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बिल्कुल एनालाइज नहीं की, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया है। उस यूफोरिया से मैं शायद बाहर ही नहीं आ पाई और मेंस की तैयारी थोड़ी कच्ची रह गई। मैं बचपन से ही एसए में थोड़ी अच्छी थी, मैंने थोड़ी नेशनल लेवल के कंपटीशन वगैरह में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा था कि ऐसे हो जाएगा। बट जब मार्कशीट आई, मेरे 119 मार्क्स थे ऐसे में, तो ये रियलाइज़ हुआ कि इस एग्ज़ाम में कुछ भी हो नहीं जाता। और ये आप भी रियलाइज़ करें कि इसमें कुछ भी हो नहीं जाता, हर चीज़ करनी पड़ेगी मेहनत से। तो कुछ भी छोड़े ना, बिकॉज़ आपकी एक गलती कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट विच इज़ एन एंटायर ईयर। सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। सो दैट वाज वन। सेकेंडली, मैंने कहीं सुना था कि एथिक्स भी हो जाता है, बिकॉज ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं होता ये सब। बट अगेन ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। एथिक्स में एफर्ट है, पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है ऑफ कोर्स, बट एथिक्स में प्रेपरेशन बहुत है, आंसर राइटिंग बहुत है और अंडरस्टैंडिंग बहुत है। सो दैट इज़ सेकेंड। एंड ये चीज़ें मुझे अपनी मार्कशीट देख के रियलाइज़ हुई कि ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी अपनी पहले अटैम्प्ट में। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज्ड। सेकेंड, लो हैंगिंग फ्रूट्स। ये हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, एसे, एथिक्स एंड योर ऑप्शनल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस बनता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड नाउ कमिंग टू दी रिसोर्सेज। सो सबसे पहले है 4 पेपर्स है इसमें, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ठीक है। रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएंगे, मैं आपको कुछ अलग नहीं बता दूंगी। हम सब एस्पिरेंट्स सेम ही चीज़ें पढ़ते हैं, सिलेबस भी आपको हर जगह मिल ही जाएगा। मैंने भी विजन की बुकलेट्स पढ़ी हैं, मैंने भी इनसाइट्स के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वही सारी किताबें हैं। कुछ चीज़ें जो डिफरेंट मुझे लगता है मैं आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे GS1, अब GS1 में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। तो पर्सनली मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा कच्चा है, तो ये बात आई वॉज़ वेल अवेयर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सोसाइटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो सोसाइटी मैंने विजन की कुछ स्मृति शाह मैम की वीडियोस थी ऑनलाइन, तो मैंने वो वीडियोस देखी और उन वीडियोस से मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि किस लेवल के आंसर्स लिखने हैं। एंड उन वीडियो से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। एंड आफ्टर आई सॉ दोज वीडियोस, फिर मेरी आंसर्स की लेवल थोड़ा बढ़ गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने अपनी बेसिक बुक्स वगैरह ही पढ़ी। एंड एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, मेरी मदर ने मुझे बहुत हेल्प की, शी यूज़ टू बी अ हिस्ट्री टीचर, तो मुझे उनसे काफ़ी हेल्प मिल गई। तो ये मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी। आप बेसिक क्या करें, मेंस के लिए हमें क्या है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैंने हर टॉपिक के एक एक पेज के नोट्स बनाए थे। अब इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि एग्ज़ाम से पहले हमारे पास सिर्फ 3 महीने होते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम रिवाइज़ कर पाएँ। अगर हमारे पास सिंपल एक पेज के नोट्स होंगे, वो जल्दी से रिवाइज़ होंगे, जल्दी से पढ़े जाएंगे। दैट इज़ इट। सो पेपर 1 के लिए हिस्ट्री आप किताबों से पढ़ें और सोसाइटी के नोट्स बनाएं। अब सोसाइटी का बेनिफिट क्या है, सोसाइटी को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो उसमें मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, उनमें से आप खूब सारे एग्जाम्पल्स उठाइए। अब जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, अब इस बार एक सवाल आया है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो सेक्युलरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। इस बार एक क्वेश्चन आया था जिसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी कहा गया है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सबसे पहला काम हमारा एज एस्पिरेंट्स हो जाता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर हम वही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आंसर गलत ही लिखेंगे।
अब इस क्वेश्चन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर का इंटेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें इंडियन सेक्युलरिज्म को डिफेंड करना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजन्स टू पीसफुली कोएग्जिस्ट। तो फिर वो चैलेंजेस कैसे क्रिएट कर सकता है? एंड एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप के कोई भी बायसेस हमारे अंदर तो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए। एंड यही वो क्वेश्चन चेक करना चाहता है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमें है तो फिर ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड फिर गो ऑन टू गिव एग्जाम्पल्स, जैसे कि सबरीमला का एग्जाम्पल हो गया, ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल हो गया। फिर वो एग्जाम्पल्स आप एक्सप्लेन करें कि उनमें और इश्यूज़ हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी का इशू है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप करंट के बहुत एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो सोसाइटी एक ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसमें खूब मार्क्स आते हैं। सो दैट इज़ वन। GS1 आप ऐसे प्रिपेयर करें। अब जहाँ तक आई GS2 की बात, GS2 अगेन इज़ वेरी डायनामिक। और GS2 में अगर मैं अपनी बात करूँ तो सिंस मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पॉलिटी बहुत प्रिपेयर की थी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ एरियाज़ हैं GS2 के जो कि ओवरलैप करते हैं एथिक्स के साथ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब मैं कुछ टॉपिक्स बताऊं, जैसे कि RTI, सोशल ऑडिट। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से एक आध चीज़ हर बार पूछी ही जाती है गवर्नेंस में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन पे भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। NHRC। तो आप क्या करें, जैसे ये न्यूज़ में आते रहते हैं, NGT, ये हर रोज़ न्यूज़पेपर में आता ही आता है। तो आप इन पे एक पेज के नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम से पहले बस वही पढ़िए। इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, एंड दैट वन पेज नोट विल बी इनफ। थर्ड पार्ट जो आता है इसी पेपर में, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे प्रिपेयर किया था, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस बार एक क्वेश्चन आया है यूनेस्को पे। अब वो क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है क्योंकि यूनेस्को इस बार काफ़ी न्यूज़ में था सिंस द यूनाइटेड नेशंस हैड थ्रेटन्ड टू विड्रॉ द फंड्स दैट इट वाज गिविंग टू यूनेस्को। तो सिंस वो न्यूज़ में था तो ये करंट का पार्ट है, तो प्रिपेयर किया ही था अच्छे से। तो इस तरीके से अगर आप प्रेपरेशन करेंगे तो क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना भी आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम में लिखना भी आसान हो जाएगा। सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ आप प्रिपेयर करें। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो UNSC बहुत न्यूज़ में है आजकल। इंडिया हैज़ बिन वाइंग फॉर अ सीट। तो UNSC आप बहुत डिटेल में प्रिपेयर करें। इसी सेम टॉपिक को आप प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर लें। UNSC के परमानेंट मेंबर्स कौन हैं, अभी करंटली बाकी मेंबर्स कौन हैं, UNSC की पावर्स क्या हैं, वीटो पावर्स क्या हैं। इसी तरीके से आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन हो जाएगा उसी एक टॉपिक का। मूविंग ऑन टू GS3। नाउ वेरी ऑनेस्टली GS3 मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और अगर जब मेरी मार्कशीट आएगी तो उसमें भी मुझे लगता है GS3 ही होगा जिसमें बाकियों से थोड़े कम नंबर होंगे। बट नेवरदलेस मैं आपको बताऊंगी मैंने GS3 कैसे प्रिपेयर किया। तो GS3 में भी ब्रॉडली इकोनॉमिक्स होता है, फिर सिक्योरिटी का पोर्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है वो मेरा ओवरलैप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट करंट में बहुत अवेलेबल होता है, मैंने वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स उठाए और मैंने उससे प्रिपेयर किया। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है एंड इकोनॉमिक सर्वेज ऑलरेडी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी प्रीलिम्स। तो मैंने क्या किया, उन दोनों की प्रेपरेशन इंटीग्रेट कर ली थी। जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा तो मेंस के भी सवाल उठाए उसमें से और प्रीलिम्स के भी सवाल उठाए और मैंने हमेशा अपने खुद के ही नोट्स बनाए। मुझे पता है ये बहुत ही इंटेंस साउंड करता है बट मैंने कहीं सुना था जब तैयारी शुरू की थी कि जो भी चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं
वो आपके हाथ को याद रह जाती है, भले ही आपका कॉन्शियस माइंड भूल जाए। तो ये मैंने चीज़ मेंस में एक्सपीरियंस की इस बार। तो इसलिए मैं हर चीज़ अपने हाथ से लिखना प्रेफर करती हूँ। बहुत मेहनत लगती है ऑफ कोर्स, मेरे अब 3 मोटे रजिस्टर भर चुके हैं करंट के नोट से, बट मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे एंड मेरे साथ ही साथ दोनों प्रिपेयर हो गए थे। तो इकोनॉमिक सर्वे आपका बेस्ट सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक्स थे वो मैंने रमेश सिंह से कवर किए थे एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे मृणाल सर की वीडियोस, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ा था। तो मैंने मृणाल सर की सारी वीडियोस कई बार देखी हैं इनफैक्ट। तो इकोनॉमिक्स मैंने ऐसे कवर किया था एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ आइटम्स। मैं बार बार कहूँगी कि सारे पेपर्स के लिए न्यूज़पेपर इज़ द क्रक्स। आप न्यूज़पेपर को अपना बाइबल की तरह समझें। अगर आपका करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा तो आप वैल्यू एडिशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली बहुत बढ़ सकते हैं आपके जीएस पेपर्स में। जहाँ तक रही इंटरनल सिक्योरिटी की बात, वो थोड़ा एक स्टैटिक सा पोर्शन है। उसमें हमें काफ़ी स्टैटिक पोर्शन कवर करना पड़ता है, जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट एंड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़। तो इसमें आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली ये विजन के ही नोट से कवर किया था एंड वहाँ से कवर करके फिर न्यूज़पेपर में जो भी करंट रिलेटेड मैटर आता है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म रिलेटेड, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा वैसे तो, और न्यूज़पेपर में भी। कोलेट कीजिए, नोट्स बनाइए, सेम स्ट्रैटेजी, और फिर आपका कवर हो जाएगा ये सब। एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बड़े सारे सवाल आते हैं। इस बार का जो GS3 का पेपर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मुझे पर्सनली लगे जो नहीं पढ़े थे। जैसे कि साइबर डोम पे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था 2 कमिटीज़ पे भी। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें? एक बात ये समझिए कि ऐसे सवाल किसी को भी नहीं आते। जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके साथ क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, उन्हें भी नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कहाँ से आए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बेसिक लिख दीजिए जो समझ आता है, जो कभी कहीं पढ़ा है। बट जो बेसिक्स हैं, जो हर चीज़ हर कोई पढ़ रहा है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नाउ कमिंग टू GS4, एथिक्स मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड भी है। सो मेरा आपसे एक ही सजेशन रहेगा कि एथिक्स पे बहुत फोकस कीजिए। मैंने ये गलती की थी कि मैंने अपने पहले मेंस में एथिक्स निगलेक्ट किया था एंड आई पेड वेरी डियरली फॉर इट। सो आप ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया, मैंने फ़र्स्ट अपने मेंस में आदित्य मिश्रा सर की वीडियोस देखी थी। दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं एथिक्स की, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हैं, प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी हैं फॉर अ बिगिनर। सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने पवन सर के नोट्स खरीदे थे एथिक्स के। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, उनमें काफ़ी डिटेलिंग है, वो पढ़े मैंने डिटेल में एंड उनसे मुझे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिली कि एथिक्स में एक्चुअली ज़रूरत क्या है पढ़ने की। मैंने आज तक कभी लेक्सिकॉन नहीं पढ़ी, विच इज़ दी रिकमेंडेड बुक फॉर एथिक्स, क्योंकि मुझे कभी इतनी ज़रूरत लगी नहीं इतने थिंकर्स पढ़ने की। जेरेमी बेंथम और यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये सब ये कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है एथिक्स के पेपर में। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि एथिक्स जो है वो बहुत दिमाग से नहीं लिखा जाता, मुझे लगता है। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ही दिमाग से, बहुत ही लॉजिकल पेपर लिखा। एथिक्स थोड़ा दिल से लिखना पड़ता है और तभी नंबर भी आते हैं। तो इस बार मैंने ये थोड़ी माइंडसेट शिफ्ट किया अपना एथिक्स को लेकर। सेकेंडली एक चीज़ जो मैंने करी जिससे मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा, मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आंसर शीट देखी। तो रैंक 35 थे मीनल मैम, उनकी मैंने एक आंसर शीट देखी एथिक्स की एंड उन्होंने बहुत ब्रिलियंट आंसर्स लिखे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। उससे मुझे एक स्टैंडर्ड पता चला कि इस स्टैंडर्ड के आंसर्स लिखने पे मार्क्स आएंगे एंड वंस आई रेड दैट, मैंने उसी तरीके से आंसर्स लिखने की कोशिश की
एंड वंस आई डिड दैट, फिर मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स भी बढ़ने लगे। तो ये पढ़ने के बाद, फिर आंसर्स लिखने के बाद ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होने लगा एंड मार्क्स बेटर होने लगे। एंड जो मेरा फाइनल पेपर था मेंस का, उसमें मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया, विच इज़ अ सरप्राइज़, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में तो कभी हो नहीं पाया था। सो आई थिंक दिस वुड बी द ब्रॉड स्ट्रैटेजी फॉर GS एंड आई वुड से आप भी ऐसे ही करें। अगेन मैं यही कहूँगी, आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं, बट डोंट गेट टू हंग अप ऑन मार्क्स। मार्क्स आ जाएंगे, फोकस आपका हमेशा यही रहना चाहिए कि स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट कैसे हो, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मार्क्स आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने से ज़्यादा अपना स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करें, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में, रादर देन कि पढ़ते रहें। वो फिर एक गलती हो जाती है। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना बहुत सारे सोर्सेज वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो बल्कि गलत ट्रैक पे चला जाता है। एक बार और लास्ट पॉइंट यही कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स की मृणाल सर की एक बुक आती है, आई थिंक दिशा पब्लिकेशंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ख़रीद लीजिए। 24 ईयर्स के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमेशा साथ रखिए उसे प्रीलिम्स करते वक्त, देखते रहिए सवाल। उससे क्या होगा, प्रेपरेशन बिल्कुल ट्रैक पे रहेगी, इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे तो अटैम्प्ट बढ़ते जाएंगे। तो हमें वो करना ही नहीं, हमें अपने अटैम्प्ट कम करने हैं और हमें बिल्कुल ट्रैक पे रहना है। तो ये सब करेंगे तो होपफुली आपका जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शनल। सो मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग दी थी, एंड वो 4 मंथ्स की कोचिंग थी। तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया। बट मैं ऑप्शनल के बारे में ये बताना चाहूँगी कि वो कम्प्लीटली एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो उसे एक बार डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था। बट 4 मंथ्स के पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि सब्जेक्ट आ गया, जो कि मुझे बताया गया था कि आ जाएगा, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत कम है। बट मेरे ख्याल से ये एक मिथ है जो कि हमें अब बस्ट कर देना चाहिए। तो ऑप्शनल जो है वो बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एंड बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ना पड़ता है, जिससे कि इवेंचुअली मार्क्स आएँ। तो 4 महीने पढ़ने के बाद तो कोई अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। फिर उसके बाद मैंने जब सेल्फ स्टडी करना शुरू किया तो फाइनली उसकी अंडरस्टैंडिंग आने लगी। इवेंचुअली मैंने उसमें मास्टर्स भी की। फिर धीरे धीरे जब टेस्ट सीरीज़ लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग आई। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आप हताश ना होएं बिल्कुल भी। अगर इनिशियली चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं देन दैट्स नॉर्मल, चीज़ें धीरे धीरे ही समझ आएंगी। ऑप्शनल टेक्स टाइम, क्योंकि वो इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, आसान तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी। सो टाइम लगेगा बट समझ आ जाएगा। तो अब हम करते हैं सोर्सेज की बात। मेरी जो बुक लिस्ट थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही लिमिटेड थी। मैंने सबसे ज़्यादा रिलाय अपने नोट्स पे किया, जो मेरे वाजीराम के क्लास नोट्स थे। इसके अलावा मैंने पवन सर के नोट्स लिए थे, वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। जो भी मेरे टॉपिक्स रह गए थे मैंने वो पढ़े। थिंकर्स के लिए मैंने प्रसाद एंड प्रसाद रेफ़र की, दैट इज़ दी बेस्ट बुक। तो वो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। उस बुक में से मैंने मार्क बुक में ही कर दिया था, मैंने कोई अलग नोट्स नहीं बनाए थे उसके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अरिबम पढ़ी है, दोनों, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो मेरी ब्रॉड जो प्रेपरेशन है वो इसी से हुई है। ये बहुत ही कम है आई नो, बट इसको मैंने ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 40 to 50 टाइम्स तो पढ़ा ही है। सो अगेन आई वुड से कि एक चीज़ को बार बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ही ब्रॉड बुक लिस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। किताबें मैंने सारी खरीदी थी, बट पढ़ी डिटेल में सिर्फ इतनी ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। कंसिडरिंग कि आजकल मार्क्स कैसे आ रहे हैं, एग्जामिनर्स कैसे चेक कर रहे हैं, रेलेवेंट बनाना आंसर्स को बहुत ज़रूरी हो गया है। सो आई हैड दिस रजिस्टर जिसमें मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से एग्जाम्पल्स जॉट डाउन करती रहती थी बेस्ड ऑन दी सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नाउ कमिंग टू दी थिंकर्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। हर थिंकर के लिए आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से लेते रहें, ठीक है। और वंस यू हैव रेड एवरीथिंग, मैं कहूँगी डायरेक्टली आंसर राइटिंग में जंप मत कीजिए। मेरी ये एक गलती थी, अगेन आई वुड लाइक टू शेयर अ मिस्टेक जिससे कि आप ये गलती ना करें। मैंने जब अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ लिखी तो मेरे पहले टेस्ट में जो मार्क्स थे वो थे 35। सो इट वाज 35 आउट ऑफ 250। तो ये काफ़ी हॉरिबल मार्क्स हैं और मैं खुद काफ़ी सरप्राइज थी इतने ऐसे मार्क्स देखकर। बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ लेटर ऑन कि आई जम्प स्ट्रेट इनटू आंसर राइटिंग विदाउट नोइंग कि एक्चुअली आंसर राइटिंग में करना क्या होता है। सो आई विल सजेस्ट कि पहले आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर्स देखें और ये फिगर आउट करें कि एक्चुअली आंसर में लिखना क्या होता है। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं, हम सब याद कर लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या चाहता है। तो एक बार वो करें। इस बार जो रैंक 1 है आप उनकी आंसर शीट देखिए, रैंक 42 है उनका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी भी आंसर शीट्स अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन सी दोज ऑल्सो। तो वंस यू फिगर दैट आउट, उसके बाद ही आंसर राइटिंग में आप जंप करें, एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर पोर्शन। आंसर राइटिंग करके ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्रक्स क्या है एंड रिक्वायरमेंट क्या है। सो कुछ थिंकर्स हैं जो आपको बहुत डिटेल में करने हैं एंड आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे, जैसे कि रिग्स हो गया और वेबर हो गए, मेरी पाकोफोले, साइमन, ये बहुत यूज़फुल हैं। अब जैसे रिग्स की अगर बात करें तो पेपर 2 में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में आप रिग्स को मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब कहते हैं कि इंटरलिंकिंग करें। व्हाट डज़ इंटरलिंकिंग एक्चुअली मीन? इसका ये मतलब होता है कि जब आप कोई भी थिंकर पढ़ रहे हैं, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स देखकर उनमें से एग्जाम्पल्स उठाएं और उस थिंकर की थॉट प्रोसेस में उस एग्जाम्पल को ऐड करें। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसको ये लगेगा कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, इसे अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ ये एक्चुअली में लगाया जा सकता है थॉट प्रोसेस। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैस्लो की हायरार्की ले सकते हैं। इस मैस्लो की हायरार्की को आप इंडियन पुलिस में लगा सकते हैं, आप कॉन्स्टेबलरी सिस्टम में लगा सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल के आएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, और आंसर शीट्स में आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए, और ये बातें मुझे भी इनिशियली नहीं पता थी, हेंस द 35 मार्क्स। मैंने जब अपने सीनियर्स की आंसर शीट देखी तो ये बात वहीं से सीखी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने दिमाग में ध्यान रखें। सेकेंडली मैं ये कहूँगी पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ डिफरेंस है। पेपर 2 में हमेशा लगता है कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट आयरॉनिकली हमेशा पेपर 1 में मेरे ज़्यादा मार्क्स रहे हैं। सो लास्ट ईयर मेरे 281 थे और इस ईयर मुझे एक्सपेक्टेड है कि 300 प्लस आएंगे। तो कुछ मैंने चेंजेस किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो यही है कि आंसर राइटिंग में ये डिफरेंसेस किए हैं। सेकंड, मैंने डायग्राम्स का यूज़ इस बार ज़्यादा किया है, क्योंकि लास्ट के कुछ आंसर्स रह जाते हैं, टाइम कम होता है, तो डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें थोड़े बहुत मार्क्स मेरे ख्याल से ज़्यादा फेच हो सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी का एक डायग्राम होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन, फीडबैक, वो बहुत ही एक अच्छा डायग्राम है, साइक्लिक होता है एंड मुझे लगता है वो कई जगह फिट हो सकता है। मैंने पेपर 2 में भी उसे कहीं तो भी ड्रॉ किया है, सो आई थिंक दैट विल फेच गुड मार्क्स। तो ऐसे कुछ डायग्राम्स हैं जो आप कर लीजिए। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन
बहुतों का पहले से फिक्स कर लीजिए। इसको कहने का एक रीज़न है कि टाइम बहुत कम होता है जब हम पेपर एक्चुअली लिख रहे होते हैं, और उस टाइम पे ये चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि बॉडी पार्ट बनाने में ही सारा टाइम निकल जाता है। सो इफ़ यू कैन डू दैट बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम फ़ायदे में रहते हैं। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट भी होते हैं, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं। जैसे कि PSU का क्वेश्चन हर साल आता ही है, तो हाउ विल यू ऐड वैल्यू टू दिस। अब आप एयर इंडिया का एग्जाम्पल इसमें लिखिए, आता ही है, बहुत सालों से ये एग्जाम्पल चल रहा है, ये वैल्यू ऐड करेगा। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स लिखिए, मुंबई के फ्लड्स का एग्जाम्पल लिखिए, चेन्नई में अर्बन फ्लड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल लिखिए। फिर एक गुड एग्जाम्पल लिखिए कि उड़ीसा में साइक्लोन्स कैसे मैनेज होते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलेगा एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक कर रहा है कि इस कैंडिडेट को एक अंडरस्टैंडिंग है, एंड फिर आपको उससे एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है 1 और 2, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो दिस शुड बी योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी। एंड ऑप्शनल में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। एंड होपफुली दिस ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वी आर सीइंग हैज़ प्रॉबेबली डन वेल। सो अब मार्क्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली बेटर बता सकती हूँ, बट ये कुछ चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चीज़ें और होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि दी ARCs। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ARCs एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट पूरी डिटेल में पढ़ें और ना कि मार्केट से समरी खरीद के पढ़ें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेपर 2 के कुछ आंसर्स आप डायरेक्टली ARC से उठा के लिख सकते हैं। सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड इवन बेनिफिशियल इन GS2। सो ये आप ज़रूर करें। मैंने पर्सनली ARC के पर्सनली नोट्स बनाए थे, तो पूरी ARC पढ़ी थी। इसमें बहुत टाइम भी लग गया था और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट अब अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है इसका काफ़ी रिटर्न रहा था। तो ये इन हाइंडसाइट ये एक सही डिसीजन था, तो आप ये कीजिए। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इनकी कुछ कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कुछ सर्वेज आते हैं। तो एज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ये हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा इनका ध्यान रखिए, न्यू इनिशिएटिव्स का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं। मैं पर्सनली टाइम टू टाइम थोड़ा PIB चेक करती रहती थी, जस्ट टू सी कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं मिस कर दूं। डेली देखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर बहुत ऑलरेडी प्रेशर है, बट जस्ट थोड़ा सा लुकआउट रखिए। ये वैल्यू एडिशन है, न्यूज़पेपर से ऑलरेडी बहुत हो रहा है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स इधर उधर हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एज़ फार एज माई टाइम टेबल इज़ कंसर्न, तो पहले ईयर ऑफ प्रेपरेशन में तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वाजीराम में। तो सुबह क्लासेस होती थी, दोपहर तक वहीं रहती थी मैं, एंड शाम को आके जितना भी टाइम मिलता था उसमें रिवीजन पूरे क्लासेस का, एंड देन सेल्फ स्टडी के लिए कम ही टाइम मिलता था। ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश करती थी कि न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाए, तो वो पूरा साल मेरा सिर्फ इसी कोशिश में निकल गया कि एग्ज़ाम को थोड़ा समझ पाऊँ। तो ये गलती मुझे लगती है कि पहले एग्ज़ाम को कभी समझा नहीं। तो एक बार आप समझ जाएं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ईज़ियर हो जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। सेकंड टाइम में मैंने ये किया कि मैंने अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाया और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंटली की 2 साल तक। और इस टाइम में जो है रिवीजन को मैंने फोकस दिया, क्योंकि ये रियलाइज़ हो गया कि हर चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस एग्ज़ाम का एक सेट पैटर्न है, एक सेट रिक्वायरमेंट है, अगर उसी पे फोकस करें तो क्लियर करने के चांसेस थोड़े शायद बढ़ जाएं। तो रिवीजन जैसे मैंने बताया, वाइट बोर्ड था, मैं वो करती थी। 2 साल मैंने कोशिश की है कि हर रोज़ होए। न्यूज़पेपर मैंने कोशिश की कि मैं हर रोज़ करूं ही करूं।
कुछ दिन ऐसे होते थे कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट इतना मैं कोशिश फिर भी करती थी कि मेरा न्यूज़पेपर हो जाए। एक मैंने आदत अपने आप को डाल ली थी, मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक़ है। तो मैंने क्या किया था कि सुबह न्यूज़पेपर आता था तो मैंने आदत डाल ली थी कि कॉफ़ी तभी पीऊँगी जब न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी कनेक्ट हो गई कि आज तक भी कॉफ़ी और न्यूज़पेपर सुबह साथ ही होता है। तो उस बहाने मेरा हर रोज़ न्यूज़पेपर तो हो ही जाता था। एंड इनिशियली मुझे न्यूज़पेपर में 3-4 घंटे लग जाते थे जब शुरुआत की थी। हिंदू तो समझ ही नहीं आता था बिल्कुल, पर धीरे धीरे करते करते पेशेंस के साथ, टाइम के साथ अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हिंदू 1 घंटे में भी कंफर्टेबली ख़त्म हो जाता है, नोट्स भी बन जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखिए। हर चीज़ में टाइम लगता है, ग्रोथ एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम सब चाहते हैं कि ओवरनाइट हमें मिल जाए, बट सच्चाई ये है कि मेहनत में टाइम लगता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सब हो जाता है। एंड न्यूज़पेपर हो गया, फिर रिवीजन हो गया। थर्डली मैं ये कहूँगी कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत फ्लीटिंग होता है। किसी दिन तो ऐसा लगता है कि सब कर लेंगे, सारे टारगेट्स हम कर लेंगे और 100% हो जाएगा। किसी दिन लगता है कि शायद गलत फील्ड में आ गए और सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो मैं कहूँगी कि आप डिसिप्लिन की तरफ अपना देखिए, और डिसिप्लिन रिमेन्स। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब आप एक रूटीन बनाएंगे। तो इस बार तो जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो तो अपना फोकस रखिए, पढ़ाई कीजिए, पर जो लॉन्ग टर्म के लिए ये सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज दें, एक बुक है कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एंड इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया। ये हैबिट्स और डिसिप्लिन के बारे में ही बात करती है। तो अगर आपके पास समय हो तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। तो डिसिप्लिन से क्या है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड पर्सनली मेरी लाइफ में मेरी बहुत हेल्प की है मेरी फैमिली ने। एंड मेरे पास जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कोई सोशल मीडिया नहीं था, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था, ना ही मैं किसी से कांटेक्ट में थी। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरे टाइम में। उन्होंने मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाई, वो एक हिस्ट्री टीचर थी। तो बहुत हाईज़ आए, बहुत लोज़ आए इस पूरे दौरान, बट उनके सपोर्ट से समहाउ वी बोथ मैनेज्ड एंड आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, आप इसे एग्ज़ाम की तरह ही लें और मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इफ़ नॉट टुडे देन डेफिनेटली टुमारो। एंड थैंक यू, एंड आई होप ये टॉक आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।